good morning, my dear students, and I welcome you all to the channel Productive Studies Social Science with Sheetal Ma'am once again. आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. क्लियर? हमने जब ज्योग्राफी स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर से, उसी वक्त मैंने आपको बोला था कि इस बार 9th क्लास की ज्योग्राफी जो है वो बहुत स्पेसिफिक है. ज्योग्राफी इन ट्रू सेंस आप अपनी कंट्री को एक बेहतर तरीके से सीख पाओगे, जान पाओगे. फर्स्ट चैप्टर में हमने लोकेशन साइज़ के बारे में जाना, कितना एरिया कवर करता है इंडिया, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया की लोकेशन की, राइट. और तब आपने ये जाना कि इंडिया जो है वो लाई करता है आपके नदरन हेमिस्फीयर में. क्लियर? आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सबसे पहले अगर हम इस टर्म को समझें, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फिज़िकल फीचर्स क्या होते हैं? आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, राइट. उसी तरीके से आप देखिएगा कि इंडिया की भी एक फिज़िकल अपीयरेंस है. इंडिया यूनिफॉर्म नहीं है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. एक जैसा नहीं दिखता इंडिया नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, बल्कि हमें इंडिया में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है. जैसे कि अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे तो आपको हिमालयन माउंटेन्स नज़र आएंगी, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो हाईली फॉरेस्टेड एरियाज़ नज़र आएंगे, राइट. इधर आप चले जाओगे तो थार डेजर्ट बहुत ही सुंदर फीचर आपकी कंट्री में है. नीचे की तरफ आप देखोगे आपको कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो नज़र आएंगे. ऐसे ही आइलैंड्स हैं हमारी कंट्री की, जो एक डाइवर्सिटी है फिज़िकल फीचर्स में. तो ये ज्योग्राफिकल नेचुरल प्रोसेसेस जो यूनिफॉर्मिटी नहीं बल्कि विविडनेस देते हैं हमारी कंट्री को, इनके बारे में आज हम जानेंगे. फिज़िकल फीचर्स के, इन फिज़िकल फीचर्स की सोशल इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इंडिया के लिए, ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है. और सबसे पहले हम चैप्टर में डाइव करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये बने कैसे हैं. उसके लिए आपको थोड़ा सा चैप्टर को, मतलब जो आपका सिलेबस है उससे थोड़ा सा बाहर से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस पोर्शन को स्किप करोगे तो आपका एक बेस नहीं बनेगा. जो चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट फीचर से, दैट इज़ द हिमालयाज़, राइट. आप हिमालयाज़ के बारे में पढ़ो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ो, क्योंकि वो आपका सिलेबस है. लेकिन डायरेक्टली अगर आप हिमालय से शुरू करोगे तो आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि हिमालयाज़ बने ही कैसे. तो हम थोड़ा सा उसके लिए एक बेस क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन आई विल बी गिविंग टू यू, ताकि आपको समझ में आए कि ये फिज़िकल फीचर्स क्रिएट किस तरीके से हुए. क्लियर? आपको ऑलरेडी पता है कि ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस हैं अर्थ पे. कॉन्टिन्यूसली एक विस्कस सर्कल जो है वो ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस का चला रहता है. कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है. और ये ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस जो हैं वो बनने में, टूटने में कोई दिनों का टाइम नहीं लगता. इसमें दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड एंड टू बी डीफॉर्म्ड अगेन, राइट. जिसे कहते हैं ना एजेंट्स ऑफ एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन, वो कॉन्टिन्यूसली अपना काम करी जा रहे हैं. क्लियर? तो आपका अर्थ सरफेस भी, या आपकी अर्थ की भी ऐसी ही एक एवोल्यूशन की जर्नी है, जिसमें आज आप जिस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट्स को देखते हो, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वो 7 कॉन्टिनेंट्स पहले नहीं थे. वो 7 कॉन्टिनेंट्स वैसे नहीं थे जैसे हम आज अपने अर्थ के सरफेस को देख पाते हैं कि 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमारी अर्थ जो है डिवाइडेड है. आई वुड टेल यू एक सरप्राइजिंग बात कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडिया, जो इंडिया है आपका, वो नदरन हेमिस्फीयर में लाई करता है टुवर्ड्स द ईस्टर्न डायरेक्शन. और अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि इंडिया पहले सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता था, तो आप जाहिर सी बात है आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि फिर मैम सदर्न हेमिस्फीयर से इंडिया नदरन हेमिस्फीयर में कैसे आ गया. इज़ इट क्लियर? उसके लिए हमें थोड़ा सा बेस समझना पड़ेगा.
आप लोग 10th क्लास में जाओगे, 9th में हो इस वक्त, 10th में जाओगे, हो सकता है कुछ बच्चे आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी ले। तो ज्योग्राफी अगर लोगे तो ये चैप्टर जो है वो आपका बेस बनेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है, जो कि अल्फ्रेड वेगनर बहुत ही प्लॉजिबल थ्योरी उन्होंने दी है, सोचने लायक थ्योरी दी है, जस्टिफाई करती है इस बिलीफ को कि हमारा जो कॉन्टिनेंट्स का डिवीजन है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम पेंजिया कहते थे। तो हम इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को बहुत ही छोटे से मतलब बेसिक तरीके से इसको समझेंगे ताकि आपके चैप्टर की जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाए। इज इट क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो टूट चुके हैं कॉन्टिनेंट्स, वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। इसमें 3 मूवमेंट्स हो सकती है, राइट? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये 2 प्लेट्स हैं, एक कॉन्टिनेंट ये है, एक कॉन्टिनेंट ये है। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, डाइवर्ज कर रही है, दूर जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉन्टिनेंट पहले यहाँ थे, अब वो मूव होके यहाँ पहुँच गए हैं। उसके बाद जो तीसरा सेकंड होता है वो होता है कन्वर्जिंग, जिसमें दोनों प्लेट्स जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। इस तरीके से भी आपके कॉन्टिनेंट्स मूव कर सकते हैं। या फिर एक होता है जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं लेकिन वो एक दूसरे से घर्षण, रगड़ पैदा कर रही हैं, और जो हैवियर प्लेट होगी उसके नीचे जो लाइटर प्लेट है वो दब जाती है। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। आपकी जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं वो इन 3 डायरेक्शंस में, इन 3 तरीकों से मूव करते हैं। अब हम आते हैं हमारे थोड़े से बेस पे, जो कि है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? इसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, पहले कोई भी 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे कि सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है, पेंजिया। इसका नाम था पेंजिया। जैसे एक ही कॉन्टिनेंट था वैसे एक ही ओशन भी था जिसे कहा जाता है पेंथलासा। इज इट क्लियर? पेंजिया, पेंथलासा, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर ओशन। अब क्या हुआ, जैसे ड्रिफ्ट आया, अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन ये ड्रिफ्ट आया क्यों, कहाँ से आता है ये ड्रिफ्ट? आपको पता है ना, छोटी क्लासेस में आपने अपना अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है, और आपको पता है कि कोर में जो है मैग्मा, लावा, मैग्मा भरा हुआ है। इस मैग्मा में, इस लावा में टेम्परेचर है, ये कॉन्टिन्यूसली बॉयल हो रहा है, और इसमें प्रेशर है, जो रॉक्स है ना आसपास की, वो इसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और ये मैग्मा जो है बाहर आना चाहता है। अब उसको आप एग इमेजिन करो, आप एग को बॉईल करने के लिए रखो और काफ़ी देर तक आप उस एग को निकालो ही नहीं, तो क्या होगा, वो बॉईल हो के अल्टीमेटली आपने देखा है एग की शेल में क्रैक्स आ जाते हैं। क्लियर? और उसके कुछ शेल्स जो हैं वो अपने आप ही खुलने शुरू हो जाते हैं। वही यहाँ पर भी हो रहा है कि ये मैग्मा जो है ये एस्केप आउट होना चाहता है फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ टू रीच द अर्थ सरफेस। और जब फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था अराउंड 3000 ईयर्स अगो, उस वक्त जो है ये मैग्मा एस्केप होना चाह रहा था और सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया को बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस कॉन्टिनेंटल, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। और 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद आपका जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया वो बन गया लोरेशिया, जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में है, और गोंडवाना जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में है। इज इट क्लियर? इसको, लोरेशिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप देखो आपका ओशन भी डिवाइड हो गया। इज इट क्लियर? ओशन भी डिवाइड हो गया, और यहाँ पे था टेथी सी। ये हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं, पहले इतना समझ लो। सुपर कॉन्टिनेंट था, डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दैट मीन्स वोल्केनो, मैग्मा अंदर से बाहर आना चाहता था, जिसकी वजह से क्रैक्स आ गए उस सुपर कॉन्टिनेंट में, और वो एक कॉन्टिनेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लोरेशिया एंड गोंडवाना।
लोरेशिया को अंगारा लैंड भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद आप देखिएगा कि कॉन्टिनेंट्स मूव किस तरीके से किए। ये जब ड्रिफ्ट आया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया। ये देखिए आपका इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इज इट क्लियर? एंड देन अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही सदर्न हेमिस्फीयर से निकल के नदर्न हेमिस्फीयर में ड्रिफ्ट कर गया, सारे कॉन्टिनेंट्स मूव हुए हैं। साउथ अमेरिका इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ, अंटार्कटिका नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया यहाँ ड्रिफ्ट हो गया, इंडिया हमारा इधर ड्रिफ्ट होके यूरेशियन प्लेट के साथ चला गया। इज इट क्लियर? एंड अल्टीमेटली इस ड्रिफ्ट कॉन्टिन्यूस, ये ड्रिफ्ट्स जो है होते रहते हैं, अकर करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। आपके अर्थ के नीचे जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती रहती है, जिसकी वजह से आप आज भी देखेंगे कि अफ्रीका का कहा जा रहा है कि अफ्रीका का काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ से निकलकर इंडिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट कॉन्टिन्यूसली उसमें आज भी अकर कर रहा है। क्लियर? तो अब यहाँ से इंडिया जो है सदर्न हेमिस्फीयर से मूव कर गया नदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पे कोलिजन हुआ है इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ है, इंडिया मूव तो कर गया ऊपर की तरफ, लेकिन बीच में टेथीज सी, यहाँ पे टेथीज सी, आपको पता है ना ओशन फ्लोर में बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी पता नहीं क्या क्या होता है। तो जब इंडियन प्लेट यहाँ से मूव कर रही है तो टेथीज सी, ये जो पानी है बीच में, इनके जो मिट्टी पत्थर सेडिमेंट्स हैं वो भी दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्रेस होते चले गए। कौन सी दो प्लेट? ऊपर नॉर्थ में यूरेशिया और नीचे से इंडियन प्लेट, दोनों जो सेडिमेंट्स हैं वो कंप्रेस हो गए दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि इन सेडिमेंट्स की फॉर्मेशन से बन गए आपके हिमालयाज, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं आपका फर्स्ट फीचर ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जो कि है हिमालयाज। तो अब आप चैप्टर में आगे जाओगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि हिमालयाज बने कैसे थे। इज इट क्लियर? तो कोई भी आपसे पूछे हिमालयाज कैसे बने थे, हिमालयाज ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन प्लेट फ्रॉम नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द northern hemisphere because of the continental drift and thereby compressing the sediments lying in the Tethys Sea to form the Himalayas। इसीलिए आप देखोगे हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि वो फोल्डिंग एक्टिविटी से हो रही है। आप दोनों तरफ से किसी चीज को दबाओगे, प्रेस करोगे, जब स्पेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, या ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा या नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। ऐसे ही आपके हिमालयाज के सेडिमेंट्स भी, टेथीज के सेडिमेंट्स भी फोल्ड होकर आपके हिमालयाज बन गए। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक विस्कस सर्कल है ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस का, वो कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। आप अगर उसको बैठ जाओगे कि हिमालयाज को बनते हुए देखना है आज, ऐसा नहीं है, आप उसे कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत स्लोली ये प्रोसेसेस अकर करते हैं। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टुगेदर। इज इट क्लियर? बहुत साल पहले ये प्रोसेस अकर किया था, लेकिन फिर भी हम हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव फर्दर। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। क्लियर? अब आप देखो, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमें इंडिया एक जैसा नहीं दिखता। कहीं पर हिमालयाज है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कोस्टल रीजन है, कहीं पे आइलैंड्स हैं। विविड है हमारी फिजियोग्राफी, हमारी जो फिजिकल फीचर्स हैं बहुत ही अलग है देखने में, और बहुत लकी हैं हम कि हमें इतना सब कुछ अपनी ही कंट्री में देखने को मिल जाता है। इज इट क्लियर? तो अब हम इस सारे फीचर्स को, 6 फिजिकल फीचर्स हैं हमारे, जो मेजर डिविजन्स आता है फिजिकल फीचर्स का, हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स को मेजर 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन
एंड द आइलैंड्स। इज इट क्लियर? आप देखोगे सबसे ऊपर आते हैं आपके हिमालयन माउंटेन्स। अब जब ये माउंटेन्स बनी है, इन्हीं की वजह से आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स भी बने हैं। कैसे बने हैं वो हम बाद में अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? और ये फीचर्स बाद में बने हैं, जबकि आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, आपने प्लेट्यू तो बाद में बना है, लेकिन जो आपका ये सदर्न ब्लॉक है ये तो पहले से बना हुआ था ना। जब इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट हुई थी तभी ये ब्लॉक आपको नज़र आया था, यही तो थी वो प्लेट जो ड्रिफ्ट हुई है। लेकिन ड्रिफ्ट होने की वजह से इसमें एक और फीचर क्रिएट हुआ, वो है प्लेट्यू। अब जब प्लेट्यू क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट्यू? आप क्लास में टेबल पे बैठते हो ना, तो टेबल पे बैठना और ज़मीन पे बैठना क्या फ़र्क है? ज़मीन से ऊपर उठ के जब आप बैठे हो तो आप टेबल पे बैठे हो। वही फीचर प्लेट्यू कहलाता है, जो ज़मीन से, आसपास की ज़मीन से थोड़ा सा रेज्ड होता है, जिसे कहा जाता है टेबल लाइक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अपनी आसपास की ज़मीन से एक उठा हुआ ब्लॉक, ज़मीन का एक उठा हुआ ब्लॉक, उसे कहते हैं प्लेट्यू। इज इट क्लियर? और प्लेट्यू और आसपास की ज़मीन से जो उठा हुआ पोर्शन है, प्लेट्यू हो गया, लेकिन गैप तो आ गया ना, आसपास की ज़मीन और रेज्ड पोर्शन के बीच में गैप तो आ गया, वो बन जाएंगे आपके घाट्स, वो बन जाते हैं आपके घाट्स। इज इट क्लियर? और उसके बाद जो, जिनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और लास्टली नॉट कोस्टल प्लेन, सॉरी, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट वो अंदर की तरफ है और कोस्टल प्लेन्स जाते हैं बाहर की तरफ, एंड देन वी हैव द आइलैंड्स। सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कुछ इतना मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि घाट्स कौन से हैं, कोस्टल प्लेन्स कौन से, सब हम डिटेल में करने वाले हैं। इन द नटशेल आप इन 6 फीचर्स को इस चैप्टर में जानने वाले हो। दिस पार्ट ऑफ वीडियो we will be discussing only 2 physical features, that is Himalayas and the Northern Plains. So let's get started. थोड़ा सा introduction देख लेते हैं। You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? थोड़ी सी general introduction दी हुई है। Geologically, the peninsular plateau consists of the ancient landmass on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable landmass. अब आप इस स्टेटमेंट को समझिए, क्यों कहा गया है कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, दैट मीन्स जो ट्रायंगल पोर्शन है नीचे का, उसे मोस्ट स्टेबल और एंशियंट लैंडमास कहा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए हिमालयाज बाद में बढ़े, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बाद में बने, लेकिन जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो तो पेंजिया के टाइम से था, सुपर कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था, इसलिए उसे एंशियंट लैंडमास कहा जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल ब्लॉक कहा जाता है हमारे फिजिकल फीचर्स में से। इज इट क्लियर? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बाकी के फीचर्स तो बाद में बने हैं। इज इट क्लियर? The Himalayas and the Northern Plains are the most recent landforms. अब recent doesn't mean कि 10 साल पहले, 5 साल पहले या 15 साल पहले। Recent also means कि काफ़ी कुछ 100 सालों पहले बन चुका है, लेकिन हम उन्हें recent इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट तो कब से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कंपैरिजन में हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स काफ़ी लेट बने हैं, इसलिए उन्हें recent landforms कहा जाता है। Then from the viewpoint of geology, Himalayas mountain forms an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks and deep valley. Peninsular plateau is composed of igneous rock. Okay, इसको हम डिटेल में करने वाले हैं, तो इसमें इतना कुछ है नहीं है समझने का। यंग टोपोलॉजी है और बहुत माउंटेन्स, हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ पर आपको मिलेंगी, लॉफ्टीएस्ट है, रगेड टेरेन है, ये हिमालयाज के बारे में बात हो रही है। ये सब कुछ अब हम अगले फीचर में डिटेल में करने वाले हैं। तो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू योर चैप्टर। समझना बहुत ज़रूरी था ताकि आपका एक बेस उसका क्रिएट हो जाए कि फिजिकल फीचर, एवोल्यूशन, जो जिससे सारे फीचर्स बने हैं, कम से कम पहले उसे तो समझो कि वो ही कैसे बना। इज इट क्लियर? So let's see Himalayan mountains in detail. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountain, stretch over the northern borders of India. Clear? Northern part of the country जो है आपके, वो यहाँ पे Himalayas जो है stretch करता है right from west to east. Is it clear?
फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से एक आग की तरह स्ट्रेच करता है, मैंने आपको बताया अभी। लेकिन यहाँ दो चीज़ें समझने वाली है, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। इसका मतलब है जियोलॉजिकली यंग, जियोलॉजी एक स्टडी है जो लैंडफॉर्म किस तरीके से बना उसको स्टडी करती है। इज इट क्लियर? जियोलॉजिकली यंग किस तरीके से बना, कितना टाइम पहले बना है। सो जियोलॉजिकली यंग उसे इसलिए कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है वो तो ऑलरेडी पेंजिया के टाइम पर था, लेकिन आपके हिमालयस जो हैं वो अभी रिसेंटली बने हैं, इसलिए इन्हें यंग कहा जाता है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड, टेथी सी के सेडिमेंट्स कंप्रेस हुए और उस कंप्रेशन की वजह से फोल्ड्स अकर किए जो अल्टीमेटली आपके हिमालयस की फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? सो इसलिए इसे स्ट्रक्चरली फोल्ड कहा जा रहा है। Second point, these mountain ranges run from west to east direction from Indus to Brahmaputra. That means यहाँ से आपकी वेस्ट में जो है इंडस रिवर और आपके जो ईस्ट में है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इसकी बाउंड्री मार्क करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। The Himalayas represents the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of 2400 kilometers. Loftiest mountains and most rugged terrain, मतलब सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में। बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं जो फॉर्मिडेबल बैरियर है जिनको आप क्रॉस नहीं कर पाते हो। क्लियर? चाहे हम माउंट एवरेस्ट पे भी पहुंच गए हैं, वो तो अब पहुंचे हैं ना टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन नेचर ने तो उन्हें ऐसे ही बनाया था। दे आर द लॉफ्टीएस्ट वन, बहुत टॉल, मतलब बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन पहाड़, माउंटेन की चोटियां, पीक्स है। और मोस्ट रगेड टोपोग्राफी, रगेड टोपोग्राफी मीन्स रफ, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन है जो हिमालय की माउंटेन्स हैं, वहाँ पर आपको पथरीली रगेड टोपोग्राफी जो है आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ में, ये नॉर्थ मतलब जो इसका स्ट्रेच है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर हम इसकी लंबाई लेते हैं, लेंथ लेते हैं, तो 2400 किलोमीटर्स के हिमालयाज वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच होते हैं। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। आप अगर कश्मीर वाली साइड पे, विड्थ क्या होती है, ये हमने लेंथ ले ली ना इस तरीके से, ये हमने इसकी लेंथ ले ली, इस तरीके से लेंथ है, लेंथ में कितने हैं 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन अगर हम इसकी ब्रेड्थ की बात करें कि चौड़ाई कितनी है, तो कश्मीर जो यहाँ वाले मतलब वेस्टर्न साइड वाले हिमालयाज है वो 400 किलोमीटर्स चौड़े हैं, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश वाले हिमालयाज है वो 150 किलोमीटर्स चौड़े हैं और ये 400 किलोमीटर्स चौड़े हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो ड्रिफ्ट हुआ था ना उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ईस्टर्न साइड पे देखा गया था, तो वो सेडिमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेट हो गए, इस वजह से यहाँ की जो ब्रेड्थ है वो कम है और यहाँ की ब्रेड्थ जो है वो ज़्यादा है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि जो आपका altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half। अब वही इस बात यहाँ पर भी आती है, altitudinal variation। altitude क्या होता है? हाइट, एक जगह की जो हाइट है। तो जो माउंटेन्स आपको ईस्टर्न हाफ में, ईस्टर्न हाफ डजंट मीन पूरा यहाँ पर एग्जैक्टली, यहाँ से नेपाल हिमालय से हम शुरू करते हैं, यहाँ की जो माउंटेन्स है उनकी एल्टीट्यूडनल, वो ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ, ऊंचे नॉट पहाड़ियाँ, माउंटेन्स, पहाड़ जो हैं वो आपको ज़्यादा ऊंचे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जबकि आप अगर वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं मिलेगा, मतलब एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इज़ इट क्लियर? और ये भी उसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो सेडिमेंट्स ज़्यादा डिपॉजिट होते चले गए और हायर माउंटेन रेंजेस, हाई मतलब टॉलर माउंटेन रेंजेस आपको इस तरफ देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे कंप्रेशन का जो इम्पैक्ट था वो थोड़ा सा कम था। देन the Himalayas consist of 3 parallel ranges. Its longitudinal extent, number of valleys lie between these ranges। 3 parallel ranges मतलब सिर्फ एक ऐसा stretch ही नहीं है, ऐसे ऐसे 3 parallel ranges हैं जो आप हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगी।
समझ में आ गया आपको यहाँ तक? क्या अभी मैंने आपको बताई है बात कि आपकी जो हिमालयाज़ की प्रेजेंस है वो ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। 24 किलोमीटर्स की इनकी टोटल लेंथ है। यहाँ से ब्रेड्थ ज़्यादा है 400 और यहाँ पर 150 इसकी विड्थ है। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो आपकी 400 किलोमीटर्स की है। आपकी जो माउंटेन पीक्स हैं वो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा एल्टीट्यूड की हैं, हायर एल्टीट्यूड की है, जबकि यहाँ की जो माउंटेन्स है वो ज़्यादा एल्टीट्यूड की नहीं है। दोनों का कारण कंप्रेशन की वजह से है। नैरो और वाइडर और हायर एल्टीट्यूड माउंटेन रेंजेस किस वजह से हैं वो भी यहाँ पे इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अब हम 3 माउंटेन रेंजेस की बात की है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है। दैट मीन्स के पैरेलली 3 रेंजेस एग्जिस्ट करती है, 1, 2 एंड 3। इज इट क्लियर? 3 माउंटेन रेंजेस पैरेलली एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी होगी? सबसे ऊपर वाली, ये वाली जो है आपकी नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर और द इनर हिमालयाज और द हिमाद्रीज। इसके 3 नाम हैं, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज। वैसे देखने में ये आउटर लगते हैं, उस तरफ के से बाहर है हमारे हिसाब से तो, लेकिन इन्हें इनर हिमालयाज ही कहा जाता है। वो भी इनकी फॉर्मेशन जिस तरीके से शुरू हुई है उसकी वजह से इसे इनर हिमालयाज कहा जाता है। क्लियर? तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है आपकी, इनके 3 नाम है, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज। ये आपको MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इनर हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज? ठीक है। अब it is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contains all the prominent Himalayan peaks. सबसे ज़्यादा जो हाइट वाले माउंटेन्स हैं वो आपको इस रेंज में नज़र आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबसे ऊपर है ना यही रेंज, तो थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहती हैं। और यहाँ की जो चोटियाँ हैं उनकी एवरेज हाइट, मतलब लगभग सभी की हाइट जो है यहाँ पर वो आपको 6,000 मीटर अबव द सी लेवल मिलेंगी। क्लियर? मतलब बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ यहाँ पर इस माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलेगी। कौन सी है वो अभी हम मैप करेंगे, फिर समझेंगे। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। फोल्ड्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय का क्या मतलब है? फोल्ड्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय, this part is composed of granite and it is perennially snowbound, right? Folds of the greater Himalaya समझ लेते हैं एक बार। फोल्ड्स क्या होते हैं? जब सेडिमेंट्स फोल्ड हो रहे हैं तो इस तरीके की फॉर्मेशन हम बचपन से ऐसे ही बनाते हैं ना पहाड़ों को। क्लियर? ये हैं फोल्ड्स ऑफ द माउंटेन्स। तो हिमालय की ये जो इस तरीके से बनी हुई लहरें सी है, इनको कहा जाता है माउंटेन्स के फोल्ड। राइट? इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। ऊपर वाले पोर्शन को एंटीक्लाइन बोलते हैं, रेस्ड पोर्शन को एंटीक्लाइन बोलते हैं, डिप्रेशन वाले पार्ट को सिंक्लाइन बोलते हैं। अब आप देखो जिस तरीके से मैंने फोल्ड बनाए हैं ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि एक फोल्ड इधर है, एक फोल्ड इधर है। लेकिन जो हिमालय के फोल्ड हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो एसिमेट्रिकल है, मतलब बैलेंस्ड नहीं है। उसमें बैलेंस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो उसमें फोल्ड आ जाता है और दूसरी तरफ उसमें प्लेट्यू रीजन आ जाता है। जैसे आपका तिब्बतियन प्लेट्यू है, जो सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रृंखला है ना, जो इनर मोस्ट हिमालयाज है या फिर हिमाद्रीज है या ग्रेटर हिमालयाज है, आपका तिब्बतियन प्लेट्यू भी तो वहीं पड़ता है ना। इसलिए इनको एसिमेट्रिकल कहा जाता है, क्योंकि बैलेंस्ड नहीं है। फोल्ड क्या कैसे होना चाहिए? लहरें कैसे होती है? इस तरीके से होती है ना, राइट? अब अगर ऐसे माउंटेन बन रही है तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल माउंटेन रेंज। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरफ तो माउंटेन है लेकिन दूसरी तरफ प्लेट्यू है, तो एसिमेट्रिकल। इसलिए हिमालय की जो इनर हिमालय रेंज है उसको एसिमेट्रिकल इन नेचर कहा जाता है। क्लियर?
आई होप समझ में आया है आपको ये पॉइंट। देन द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, मतलब यहाँ पर जो आपको पहाड़ों जिससे पहाड़ बने हुए हैं ना, वो बहुत ही सख्त और कॉम्पैक्ट मटेरियल है जो कि ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट आपको पता है ना, तोड़ना बहुत आसान नहीं होता, बहुत हार्ड रॉक होती है, क्लियर। और इट इज पेरिनिली स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। अब ग्लेशियर्स तो यहाँ पर होंगे ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड वाली माउंटेन्स हैं, तो हायर एल्टीट्यूड में आपको पता है ना, जैसे आप ऊपर ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर जो है वो फॉल करता रहता है। लैप्स रेट अगर आपने कभी पढ़ा हो कि 165 मीटर जब आप ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर जो है वो फॉल करता जाता है। तो ये तो 60,000 मीटर्स की पीक है। आप सोचो यहाँ पे टेम्परेचर कितना डाउन होता होगा। इसलिए ये थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढके रहते हैं, और एक लाइन होती है जिसे स्नो लाइन कहते हैं, उस स्नो लाइन के नीचे कभी बर्फ पिघलती नहीं है, जो बर्फ और फ्रेश पड़ रही है वो उसके ऊपर ऊपर ही पड़ रही है, और इसलिए यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, राइट। और आपकी जो नदियाँ हैं उनका कॉन्टिन्यूस वाटर का सोर्स है इन ग्लेशियर्स से। इसीलिए आप देखोगे कि हिमालय से जो आने वाली नदियां हैं उनको पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। ये जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे ना तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको भी आपको समझाया जाएगा कि पेरिनियल रिवर्स क्या होता है और सीजनल रिवर्स क्या होता है। आपकी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है वहाँ की नदियाँ सीजनल है, क्यों? क्योंकि उनका सोर्स जो है वो मॉनसून पे डिपेंड है। लेकिन जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं वो पूरे साल बहती रहती है, क्योंकि उनका सोर्स माउंटेन जो ग्रेटर हिमालय है वहाँ के जो ग्लेशियर्स है उनसे उनको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर जो है पूरी साल मिलता रहता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। ये था नदरन मोस्ट रेंज। अभी एक और चीज़ को समझना ज़रूरी है। आप देखिएगा यहाँ पे नदरन मोस्ट रेंज तो हम समझ ही रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इस हिमालय की इस डिवीजन को कहते क्या हैं? आपको ये मोल्डेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में भी आ सकता है, कंफ्यूज कर सकते हैं आपके टीचर्स एग्जामिनर के। गिव द लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। इज इट क्लियर? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि सॉरी नॉट लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लैटिट्यूडनल डिवीजन भी है, अभी हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ रहे हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। इज इट क्लियर? ये आपके लॉन्गिट्यूड्स है और ये आपके लैटिट्यूड्स है। तो इसको लैटिट्यूडनल क्यों, लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपको शुरू में बता दिया 3 पैरेलल रेंजेस, 1 2 and 3. So range number 1, range number 2 and range number 3 ये बन गए ना लॉन्गिट्यूडनल, इसलिए इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मेशन कर देते हैं टीचर, गिव द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ 3 माउंटेन रेंजेस के बारे में बताना है। इज इट क्लियर? अब नॉर्दर्न के बाद हम चलेंगे द रेंज लाइन, यस, अब चलेंगे हम बीच वाली रेंज को समझने के लिए। बीच वाली रेंज का नाम क्या है? द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री कौन सी थी? इनर हिमालयाज या ग्रेटर हिमालय, जो सबसे ऊपर है, उसके साउथ में, साउथ में मतलब उसके नीचे, नीचे साउथ होता है ना, उसके नीचे जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है, टू द हिमाद्री फॉर्म्स द rugged mountain system and is known as हिमाचल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज या फिर मिडल हिमालयाज। इज इट क्लियर? हिमाचल हिमालय, लेसर हिमालय, मिडल हिमालयाज, ये तीनों नाम, दोनों तीनों के आपको याद रहने चाहिए। तीसरे का कुछ नहीं है, उसे शिवालिक सी कहते हैं। तो दोनों के अलग अलग नेम्स आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिमाचल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज या फिर मिडल हिमालयाज। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। इज इट क्लियर? ऑल्टर्ड का क्या मतलब है? ऑल्टर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए जा रहे हैं वो एक ही तरह के नहीं हैं,
वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो रहे हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, और वो मतलब एक अगर आप उसका प्रोफाइल निकालोगे ना, अगर सॉइल का टुकड़ा आप हाथ में लोगे तो आपको नज़र आएगा कि उसमें इस तरीके से रॉक में सॉइल की जो है आपको अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स नज़र आएगी, इसलिए इसे कहा जाता है ऑल्टर्ड लेयर्स ऑफ रॉक्स। क्लियर? और मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड। हाईली कंप्रेस्ड क्यों, कंप्रेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे? कंप्रेशन यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो ऊपर वाली माउंटेन रेंज है ना, ये वाली माउंटेन रेंज है, यहाँ की जो माउंटेन्स है उनमें बहुत ज़्यादा टोपोग्राफी में ढलान है, स्लोप है, और नदियाँ यहाँ से बहती हुई आ रही है, तो नदियाँ खाली तो नहीं आएगी ना, खाली तो नहीं आएगी, तो वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट जो है साथ में लेकर आती हैं, और वो आपकी सेकंड लेयर जो है, जो मिडल हिमालयाज है, वहाँ पर डिपॉजिट कर रही हैं। तो लेयर बाय लेयर वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं और वो कंप्रेस होते जा रहे हैं। इज इट क्लियर? जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके ऊपर और लेयर और लेयर और लेयर, तो जाहिर सी बात है वो सबसे नीचे वाली तो बिल्कुल दब जाएगी ना, इसलिए यहाँ के जो सेडिमेंट्स है वो कंप्रेस्ड है और लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो रहे हैं, इसलिए ऑल्टर्ड लेयर्स है, उसमें अलग अलग लेयर्स आपको उसमें उसके सॉइल प्रोफाइल में देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? देन थर्ड पॉइंट है आपका, द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 to 4500 meters and the average width is 50 kilometers। मतलब कि पहली वाली रेंज का कितना था? 6000। सारी जो माउंटेन रेंजेस थी वो ऑलमोस्ट 6000 की हाइट वाली थी, लेकिन यहाँ पर हाइट जो है, एल्टीट्यूड जो है माउंटेन्स का, वो थोड़ा सा कम हो गया है और वो रेंज करता है 3700 से 4500 मीटर्स की रेंज है उनकी हाइट की। मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप में काफ़ी है। क्लियर? और अगर इनकी विड्थ की बात करें तो ये 50 किलोमीटर चौड़े हैं। आपकी जो ग्रेटर हिमालय थी वो 400 वेस्ट से और 150 ईस्ट से थी, इसकी विड्थ 50 किलोमीटर है। राइट? While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharata ranges are also prominent ones। ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो कि मिडल हिमालयाज में पाई जाती हैं, और ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, नेम सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ ग्रेटर हिमालय, वैसे ही नेम सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ मिडल हिमालय। This range consists of the famous valleys of the Kashmir, the Kangra Valley, Kullu Valley and Himachal Pradesh। This region is well known for its hill station। अब वैलीज कैसे बनती है? वैलीज आप देखोगे, माउंटेन्स की बात हो रही है ना, यहाँ पे इस तरीके से माउंटेन्स है, तो ये जो माउंटेन्स के बीच वाला पोर्शन है इन्हें वैलीज कहा जाता है। और आप देखो कहीं ना कहीं इसका नाम भी हिमाचल हिमालयाज है, तो हिमाचल में तो आपको पता है ना, हिमाचल ही क्यों, कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, तो इस एरिया में मतलब सेकंड जो माउंटेन रेंज है उसमें आपको काफ़ी सारे हिल स्टेशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। दो माउंटेन्स का जो बीच वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं वैली। लेकिन इस बात को समझना है कि क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड पे बनने वाली वैलीज है तो ये ज़्यादा वी शेप्ड की होती हैं। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे, थर्ड रेंज पर आओगे, हिमालयाज की थर्ड रेंज पर आओगे, तो यही वैलीज आपकी यू शेप्ड हो जाएंगी और उन्हें कहा जाएगा दून्स। क्लियर? अब इसमें और डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा इरोजन का, वो मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्लियर? तो हायर माउंटेन रेंजेस पे वी शेप्ड वैली बनती है और नीचे, ये मैं आपको ड्रेनेज चैप्टर में समझाऊंगी क्योंकि उसमें हम रिवर की स्टेजेस भी पढ़ेंगे। राइट? तो आपका जो दून्स हैं वो आपके और थोड़ा सा नीचे आप उतरोगे पहाड़ों से तो वहाँ आपको दून्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? वैलीज यहाँ पे है। ओके, हमारी सेकेंड रेंज कंप्लीट हो गई। एक बार फीचर्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? हिमाचल हिमालय या फिर मिडल हिमालयाज या फिर इन्हें कहा जाता है लेसर हिमालय। क्लियर?
The ranges are mainly composed of granite, compressed material. Granite तो उसका था, ग्रेटर हिमालयाज का था, compressed material, और यहाँ पर आपको altered layers में sedimentation नज़र आएगी. Then इसकी जो एवरेज हाइट है, उसकी एवरेज हाइट थी 6000, इसकी एवरेज हाइट है 3700 to 4500 क्या इसका मतलब मीटर की इसकी एल्टीट्यूड वेरिएशन देखने को मिल सकती है. उसका जो विड्थ था, दैट इज ग्रेटर हिमालयाज की जो माउंटेन्स थी उनकी विड्थ थी 400 to 150 किलोमीटर का उसमें रेंज था, जबकि यहाँ पर सिर्फ 50 किलोमीटर की माउंटेन आपकी विड्थ रखती है. कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इस रेंज में जो बीच वाली रेंज है इसमें आपको फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वैलीज है, कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, और बहुत सारी सुंदर सुंदर वैलीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. क्लियर. अब हम जा रहे हैं थर्ड जो आपका पैरेलल रेंज है, सबसे नीचे वाली, जिन्हें कि आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक्स कहा जाता है. क्लियर. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स. राइट. अभी आप इधर से कभी ट्रैवल किए हो, अगर परवाणू और हिमाचल की तरफ जब ट्रैवल करते हैं, शिमला की तरफ जब जाते हैं, परवाणू से आपने देखा है जैसे ही परवाणू ख़त्म होता है, मतलब परवाणू शुरू होता है और प्लेन्स ख़त्म होते हैं और हिल्स शुरू होते हैं, तो आपने देखा है आपको सामने जो है छोटे छोटे ऐसे ऊंचे से पहाड़ नज़र आने लगते हैं. तो वो आपकी शिवालिक रेंज वहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि वहाँ बहुत हायर अल्टीट्यूड के पहाड़ नहीं होंगे. वहाँ पे पहाड़ हैं, हिल्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर अल्टीट्यूड वाली नहीं है, क्योंकि अब वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये अब लोअर एल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं. राइट. They extend over a width of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying between 900 to 1100 meters. तो ये जो पहाड़ आपको सामने नज़र आएंगे, इनके जो एल्टीट्यूड है वो 900 से 1100 मीटर्स के बीच में है, और विड्थ भी इनकी कम हो गई है बहुत, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है. Is it clear? These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayas. अब यहाँ तक, यहाँ ग्रेनाइट, वेरी हार्ड रॉक, राइट. उसके बाद आ गए यहाँ पे कंसोलिडेटेड, अच्छे से टाइट हुए हुए सेडिमेंट्स. अब आपकी जो थर्ड रेंज है, नदियाँ तो कॉन्टिन्यूसली चल रही है ना, सारा डेपोजिशन यहाँ नहीं हो रहा, कुछ डेपोजिशन यहाँ तक भी तो आ रहा है, और डेपोजिशन हमेशा एक सीक्वेंस में होता है. जितने बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे वो सबसे पहले छोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे सेडिमेंट्स नीचे आते हैं, और जो फाइनेस्ट एलुवियम होगा वो लास्ट तक चलता रहेगा. तो यहाँ पर आपको इस माउंटेन रेंज में अनकंसोलिडेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा कसे हुए सेडिमेंटेशन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी. क्लियर. Brought down by the rivers from the main Himalaya. Himalayan ranges located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. Thick gravel and alluvium, मैंने आपको बताया कि रिवर जब ट्रांसपोर्ट करती है तो फेजेस में डिपोजिशन करती है. जब उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और वो माउंटेन रेंजेस से नीचे गिर रही है, तो उसकी वेलोसिटी भी बहुत तेज़ है और स्लोप भी बहुत स्टीप है, तो वो बड़े बड़े बोल्डर्स को जो है अपने साथ आगे तक घसीटती हुई ले जाती है. उसकी कैपेसिटी है उनको आगे ले जाने की. लेकिन जैसे जैसे आपकी स्लोप यूनिफॉर्म हो जाएगी तो सबसे पहले बड़े बड़े बोल्डर्स को पीछे छोड़ती है और छोटे कंकर पत्थर को लेकर आगे चलती है. इसीलिए आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोपोग्राफी में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा. क्लियर. The longitudinal valleys lying between the lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. अब इनके शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं उन्हें कहा जाता है डोन्स. मैंने आपको बताया हायर एल्टीट्यूड पे वी शेप्ड वैली बनेगी, नीचे अगर हम आ जाएंगे तो यू शेप्ड वैली बनेगी. और कहीं ना कहीं जवाब भी आपको मैंने दे दिया है कि रिवर जब फर्स्ट स्टेज पे होती है, मतलब यहाँ बहुत माउंटेनियस टोपोग्राफी से आ रही है,
तो स्पीड बहुत ज़्यादा है पानी की, जब वो स्पीडीली ज़मीन को काटता है उसे कहते हैं हेडवर्ड इरोजन। मतलब जो रिवर का हेड है वो आगे जा रहा है, उसको साइड कटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए वी शेप वैली बन रही है। लेकिन जब स्लोप थोड़ी सी स्टीप से यूनिफॉर्म हो जाती है तो पानी को फैलने का टाइम मिल रहा है और वो साइड्स को भी काट पा रहा है, जिस वजह से यू शेप्ड वैली बनती है। इसलिए लेसर हिमालयाज में आपको वैलीज देखने को मिलेगी, वी शेप्ड वैली, और जब आप लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में आपको दून्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्लोप, टोपोग्राफी, रिलीफ, जो ज़मीन की सतह है वो स्टीप से अब यूनिफॉर्म हो चुकी है। इज इट क्लियर? देन द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन, ओके ये हो गया देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। वैलीज के एग्जाम्पल दो और दून्स के एग्जाम्पल दो। आई होप तीनों जो हैं आपको समझ में आ गई हैं। 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस, सबसे ऊपर वाली इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयाज, उसके बीच में ये मोस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है। उसके बाद है आपके लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज या फिर मिडल हिमालयाज, एंड उसके बाद है आपके शिवालिक्स जो कि कम एल्टीट्यूड रेंज रखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन फॉर्मेशन किस तरीके की आ सकती है? इसमें आपको क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स में इंडिविजुअल आ सकता है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। पहले तो आपको नाम सारे पता होने चाहिए इनके, कुछ भी पूछा जा सकता है, ग्रेटर हिमालयाज या फिर गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनर हिमालयाज। आपको पता ही नहीं है इनर हिमालय कौन सा है और आप शिवालिक के कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो। इज इट क्लियर? तो आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, गिव द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि शिवालिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, इनर हिमालयाज के पूछ लिए या फिर मिडल हिमालयाज के पूछ लिए। या फिर एक कंपैरिजन क्वेश्चन आ सकता है, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज। तो उसमें आपके जो कंपैरिजन के पॉइंट्स रहेंगे वो वही रहेंगे, किस तरीके से किस मटेरियल के बने हुए हैं, क्या उनकी विड्थ है, क्या उनके एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं और कौन से फिजिकल फीचर्स हैं जो उनमें पाए जाते हैं। आई होप क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स जो ग्रेटर हिमालय में है, कुछ इंपॉर्टेंट जो इनर हिमालय में है या फिर शिवालिक्स। इज इट क्लियर? ये आपका डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन इसमें से 5 मार्क का कंपैरिजन का बन सकता है। आई होप हिमालयाज जो है क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। ये आप देखिएगा वैली दिखाई हुई है, ये देख रहे हैं माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पर पॉपुलेशन सेटलमेंट हमें देखने को मिलती है, तो इन्हें कहा जाता है वैलीज। और यही ये वी शेप्ड वैली आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए वी बन रहा है ना इस तरीके से, राइट। अब यही वैलीज जब थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है और इस तरीके से नजर आती हैं तो इन्हें कहा जाता है दून्स। अ ब्रॉडर वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, दे आर नोन एज दून्स, राइट। अब यहाँ से एक बार इसको हिमालयाज को दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए आप, द इनर हिमालयाज, देन ये आपके मिडल हिमालयाज एंड देन द आपके शिवालिक हिमालय, शिवालिक्स, यस शिवालिक्स। क्लियर? ये था इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब हम हिमालयाज को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स, रीजनल नेम्स के बेसिस पे भी हम इसको पढ़ सकते हैं। डिवीजन हिमालयाज की एक और तरीके से की जाती है, वो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इस डिवीजन का बेस क्या है? रिवर्स को डिमार्केटिंग पॉइंट्स बनाया जाता है। क्लियर? कि एक रिवर यहाँ पे बह रही है, एक रिवर यहाँ पे बह रही है, एक रिवर यहाँ पे बह रही है, एक रिवर यहाँ पे बह रही है। इन दोनों रिवर्स के बीच वाले हिमालयाज को क्या कहा जाएगा? इन दोनों रिवर्स के बीच वाले हिमालयाज को क्या कहा जाएगा? इन दोनों रिवर्स के बीच वाले हिमालय को अलग नेम दिया जाता है। तो इसे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय भी कहा जाता है या फिर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इज इट क्लियर? आप देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं। जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो आपकी ग्रेटर हिमालय,
उसमें इम्पॉर्टेंट पीक्स देखिए, यहाँ पे आपको नंदा देवी नज़र आ रही है, मुझे तो नज़दीक से नज़र भी नहीं आता। देन काराकोरम केटू रेंज यहाँ पर है, नांगा पर्वत यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, कंचनजंगा यहाँ पर है। वैसे ही हमने इसमें आपने दूसरे वाले में किया था ना, धौलागिरी के बारे में पढ़ा था, महाभारता हिल्स के बारे में पढ़ा था, क्लियर। और ये आपकी सबसे नीचे वाली शिवालिक रेंज। अब आप देखो कॉन्टिन्यूअस और ब्रोकन का क्या मतलब है। अब देखो ये वाली जो रेंज है ये कहीं भी बीच में टूटी नहीं हुई है, इसमें आपको पासेस नहीं नजर आएंगे, ये फॉर्मिडेबल बैरियर है। फॉर्मिडेबल बैरियर मीन्स कि इसको क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे पासेस होते तो शायद चाइना से, तिब्बत से काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन नहीं होती क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रेंज है। और यहाँ पे देखो ब्रेक्स है ना बीच में, ये पासेस है, ये माउंटेन पासेस है, राइट, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। समझ में आई आपको बात, इसलिए कहता है कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, राइट। तो ये था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सिंपल सा, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, मैं आपको पहले इसका मैप दिखा देती हूँ जिसमें आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा कि वेस्ट टू ईस्ट किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, राइट। अब ये देखिए, इंडस रिवर और सतलुज रिवर, इन दोनों के बीच में जो हिमालयाज पड़ते हैं उन्हें कहा जाता है पंजाब हिमालयाज। इज इट क्लियर, समझ में आई आपको बात। पंजाब हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर। अब इसमें पंजाब की 5 नदियां भी आ जाती है। जो हिमालयाज का पोर्शन पंजाब में पड़ता है बिटवीन इंडस एंड सतलुज नदी, उसे कहा जाता है पंजाब हिमालयाज। फिर आती है आपकी सतलुज नदी और काली नदी, और यहीं पर आप देखोगे उत्तराखंड वाला एरिया भी आता है, हिमाचल और उत्तराखंड वाला एरिया भी आता है ना, यहीं पे स्टेट्स यहीं पर है, इसलिए इस पार्ट ऑफ हिमालयाज को कहा जाता है कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं कहाँ है, कुमाऊं उत्तराखंड में है। इज इट क्लियर। उसके बाद आप देखो काली रिवर और तिस्ता रिवर। काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये नेपाल वाला पोर्शन है ना, इसको कहा जाता है नेपाल हिमालयाज, क्लियर। और आपकी तिस्ता रिवर और दिहंग नदी, दिहंग रिवर, इसे कहा जाता है असम हिमालयाज, क्योंकि यहाँ पे असम आपका लाई करता है ना। इज इट क्लियर, समझ में आई आपको बात। अरुणाचल प्रदेश, असम, तो इसे कहा जाता है असम हिमालयाज। ये है डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसको किया जाता है रिवर्स के बेसिस पे, या फिर द स्टेट्स इन विच दैट पार्ट ऑफ हिमालय लाइज। समझ में आ गई बात। तो कोई भी डिवीजन आपसे पूछी जा सकती है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कौन सी है एंड रीजनल डिवीजन कौन सी है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। इसको डिटेल में फीचर्स देख लेते हैं इसके। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल अभी हमने की 1 2 3, 1 2 and 3, ये थी हमारी longitudinal division. On the basis have been divided on the basis of region from west to east. These divisions have been demarcated by the river valleys. For example, the part of Himalaya lying between Indus and Satluj. Indus and Satluj is known as Punjab Himalayas. Satluj and then उसके बाद देखिएगा has been traditionally known as Punjab Himalayas, but it is also known regionally known as Kashmir Himalayas, क्योंकि कश्मीर भी तो वहीं पड़ता है ना, and हिमाचल हिमालय from west to east respectively. जो पार्ट कश्मीर में है उसे कश्मीर हिमालयाज भी बोल सकते हैं, जो पार्ट हिमाचल में लाई करता है उसे हिमाचल हिमालयाज बोलते हैं, लेकिन कंबाइंड जो इंडस और सतलुज के बीच वाला हिमालयन पोर्शन है उसको पंजाब हिमालयाज बोला जाता है। The part of Himalayas lying between Satluj and Kali river is known as कुमाऊं हिमालयाज। पहले बता दिया मैंने आपको कुमाऊं, क्योंकि कुमाऊं उत्तराखंड में पड़ता है, कुमाऊं उत्तराखंड का एक जिला है। द काली एंड द तिस्ता रिवर डिमार्केटेड बाय द नेपाल हिमालयाज, क्योंकि काली और तिस्ता रिवर नेपाल की बाउंड्री शो करती है, तो उसके बीच में पड़ने वाले हिमालयाज को नेपाल हिमालयाज बोला जाता है।
और तिस्ता और दिहंग, दिहंग क्या है, दिहंग रिवर है ब्रह्मपुत्रा नदी की एक ट्रिब्यूटरी, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। तो दिहंग और तिस्ता के बीच में जो हिमालयाज पड़ते हैं उन्हें असम हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। The part lying between the Tista and Dihang river is known as Assam Himalayas. There are regional names also in these broad categories. Okay. क्लियर हो गया ये पार्ट। दोनों तरह की डिविजन्स आपको हिमालयस के बारे में समझ में आ गई, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑल्सो। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज। ब्रह्मपुत्रा जो है, जो रिवर आपकी ब्रह्मपुत्रा है, आप देखिएगा, मैं आपको पहले मैप पे दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ तक हिमालयाज है। इसके बाद हिमालयाज का क्या होता है, इसके बाद हिमालय आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है इंडिया में फ्रॉम नामचा बरवा, क्लियर, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामचा बरवा, वहाँ से एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा इंडिया में, और वो मार्क करती है ईस्टर्न हिमालयाज की स्टार्टिंग। आप देखिए ये ईस्टर्न हिमालयाज है, इन्हें पूर्वांचल्स कहा जाता है। यहाँ से हिमालयाज जो है एक बेंड लेते हैं, सडन यू टर्न ले लेते हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिन्हें कि ईस्टर्न हिमालयाज या फिर पूर्वांचल्स कहा जाता है। पूर्व मीन्स ईस्ट, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सो पूर्व मीन्स ईस्ट, तो ईस्ट में पड़ने वाले हिमालयाज पूर्वांचल्स, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर उसकी बॉर्डर को मार्क करती है। इज इट क्लियर? ये देखिए पटकाई हिल्स है, यहाँ पर नागा हिल्स है, मीजो हिल्स है, गारो खासी एंड जंतिया हिल्स है। ये छोटी छोटी हिल्स हैं जो कि ईस्टर्न पूर्वांचल का हिस्सा है। आई होप क्लियर हो गया है, राइट? एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं इसके भी। ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज बियॉन्ड द दिहंग गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज आप देखिएगा, कभी कभी आपने जैसे यूट्यूब्स या फिर और रील्स वगैरह देखते रहते हैं, अगर कभी डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो आपने कभी देखा है इस तरीके से जो दो माउंटेन्स हैं उसका ऊपर वाला पार्ट ना मतलब इरोड अवे हो चुका है और वो कहीं ना कहीं अब एक गहरी खाई बन चुका है। तो वो जो गहरी खाई जिसमें से बड़े नैरो पैसेज में से एक नदी निकलती जा रही है, ऐसे गहरी सी चट्टानों की खाई है और उसके नैरो पैसेज में से नदी फ्लो कर रही है, बड़ी ही नैरो पैसेज में नदी फ्लो कर रही है विदाउट मियांडरिंग। मियांडर्स क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो नदी जो है उसमें नैरो पैसेज से पास हो रही है और बहुत ऊंची ऊंची उसकी गॉर्ज की जो है चट्टानें होती है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पथरीली चट्टानों से वो एक गॉर्ज बना हुआ होता है, मतलब इस तरीके का एक डिप्रेशन सा बना हुआ होता है, उसे कहा जाता है गॉर्ज। और ये सारे फीचर्स जो हैं पानी बनाता है माउंटेनियस एरियाज में। इज इट क्लियर? तभी मैं कहती हूँ ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी आप कहीं घूमने जाते हो ना तो अपने आसपास ऑब्जर्व किया करो। तो मतलब लाहौल स्पीति की तरफ जब जाते हो घूमते हुए आप देखोगे सड़कें इस तरीके से मूव करती हैं ब्यूटीफुली और ऊपर तक आपको टॉप तक लेकर जाती हैं। तो जब आप टॉप पर जाओगे ना यू विल एक्चुअली सी दीज फीचर्स। ऐसा नहीं है कि ये कॉमन मैन समझ नहीं पाएगा। अगर आपने इतनी सी ज्योग्राफी अच्छे से समझ ली ना तो आप अगर कभी रोहतांग लाहौल स्पीति वगैरह घूमने जाओगे ना तो आपको देखने को नज़र आएगी वो किस तरीके से नदियाँ पहाड़ों में सही मायने में ऐसे ही बह रही है जैसे हमें पढ़ाया गया है। इज इट क्लियर? सो गॉर्ज जो है beyond Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as Purvachals or the eastern hills and the mountains. मैंने आपको मैप पे समझा दिया ना कि नामचा बरवा से इस तरीके से ब्रह्मपुत्रा और वहाँ से दिहंग गॉर्ज से शार्पली बेंड हो जाती है नीचे की तरह आपकी हिमालयन माउंटेन रेंजेस। These hills running through the northeastern states are almost composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. तो again क्योंकि नदियाँ आ रही हैं नीचे
वहाँ पर भी बहुत सारा डेपोजिशन का वर्क भी हो रहा है, तो वहाँ पर आपको सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स मिलेगी। छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना आपने, 3 तरह के रॉक्स होती है। मेटामॉर्फिक रॉक जिसे प्राइमरी रॉक कहा जाता है, देन उसके बाद आपकी इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो सबसे सॉफ्ट किस्म की रॉक होती है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली पानी उसके ऊपर बह रहा है, उसको निकाल भी रहा है, उसको दोबारा से डिपॉजिट भी कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी ईस्टर्न पूर्वांचल में सेडिमेंट्री रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। Covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvachal comprises of Patkai Hills, Naga Hills, Manipur Hills and the Mizo Hills. ये मैंने आपको दिखाया, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। ये मैप क्वेश्चन में आती हैं, स्पेशली पूछी जाती है ईस्ट की छोटी छोटी हिल्स के बारे में। आई होप समझ में आ गया है आपको। ये था हमारा ये था हमारा हिमालयाज़ के बारे में पूरा का पूरा आपके डिवीजन। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट फिजिकल फीचर की तरफ, जो कि है आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इज इट क्लियर? अब उसकी पहले फॉर्मेशन को समझो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कैसे बने। उन्हें इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कहा जाता है। इंडो गैंजेटिक मतलब इंडस और गंगा से बनने वाले प्लेन्स, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी कहा जाता है, और हम उसे सिंपल समझने के लिए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहेंगे। अब आप देखो, जब मतलब हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हो गई ना, ऊपर आपकी हिमालयन माउंटेन रेंजेस है जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब जब ये टेथीज जो सेडिमेंट्स थे वो तो सारे ऊपर चले गए, उससे तो हिमालयाज़ बन गया। तो यहाँ इस बेल्ट का क्या हाल हुआ? यहाँ इस बेल्ट में एक हॉलो डिप्रेशन बन गया, मतलब खाली हो गया ये वाला पोर्शन खाली हो गया। लेकिन जब हमने हिमालयाज़ को पढ़ा तब हमने देखा ना कि यहाँ पर कितनी सारी नदियाँ हैं जो यहाँ से बहती है। पंजाब की 5 नदियाँ, यहाँ से ना जाने कितनी नदियाँ हैं जो नीचे आ रही हैं। तो नदियाँ जब नीचे आएगी तो वो खाली तो नहीं आती, अपने साथ पता नहीं कितना सारा मटेरियल वो लेकर आ रही हैं साथ में। और ओवर द ईयर्स, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिकल प्रोसेस बहुत स्लोली काम करते हैं लेकिन कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो वो नदियाँ कॉन्टिन्यूसली अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट डिपोजिशन लेकर आती हैं, और साल दर साल मतलब कई 100 सालों पहले इस डिप्रेशन को नदियों ने सेडिमेंट्स से भर दिया, और इसको कहा जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये देखने में अब कैसा लगेगा, देखें इसको कैसे दिखता है। ये फोटो है हमारे पास कोई नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ये तो फॉर्मेशन दी हुई है, इसको छोड़ दो पाकिस्तान वाली साइड, ये अपना पंजाब से यहाँ पे आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स शुरू हो रहे हैं। इज इट क्लियर? ढाका का भी छोड़ दो, कोलकाता वाला देखो सिर्फ, ओके, ये वाले बीच वाले छोड़ दो, राइट। तो देखने में देखते हैं एक बार, डिविजन्स है नहीं, ओके, प्लेन्स कैसे दिखते हैं, जैसे हमारा हरियाणा पंजाब है वैसा दिखता है, और कैसा दिखता है, राइट। चलो, तो अभी क्या हुआ है कि आपकी जो माउंटेन्स थी ना, यहाँ पर टोपोग्राफी थी हिली, अब क्या हो गया है, अब प्लेन्स आ गए। अब आपके खेत जो हैं वो सीधे हैं। हिमालयाज़ में माउंटेन्स में कैसे होते हैं, टेरेस्ड फार्मिंग करते हैं ना, क्योंकि पहाड़ है भैया, सारा सॉइल बह जाएगा, इसलिए टेरेस्ड फार्मिंग की जाती है। लेकिन अब हम आ गए हैं प्लेन्स में, तो अब यहाँ पर आपकी नदियों की स्पीड भी कम हो जाती है, और यहाँ पर नदियाँ जो है आपकी वो मैक्सिमम डिपोजिशन कर रही है। जितना ऊपर से लेकर आए थे ना मालठाल, वो सारा यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तभी तो आपका नॉर्दर्न प्लेन बना है। क्लियर? तो आपका जो इरोजनल वर्क ऑफ रिवर है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है स्लोप ऑफ द लैंड पे। जहाँ पे स्लोप स्टीप थी वहाँ पे उसने कटिंग करी, अपने साथ मटेरियल ले जाती रही, और बीच बीच में बड़े बोल्डर्स छोड़ के छोटा जो फाइन मटेरियल है, छोटे छोटे कंकर पत्थर, उनको वो प्लेन्स तक लेकर आती है, तब आपका बनता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्लियर? ओके, नॉर्थ इंडियन प्लेन देख लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जो
नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना, वो इंटरप्ले मतलब कि ये कंबाइंड वर्क है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी का, और उनके साथ उनकी जितनी भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज जो भी हैं, वो सारी नदियों की वजह से ये नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है आपका बना है। इसीलिए इसको जो पार्ट वेस्ट में लाई करता है उसे इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं, और जो पार्ट ईस्ट में लाई करता है उसे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कहा जाता है। क्लियर? This plain is formed by the alluvial soil. The deposition of alluvium is vast basin lying at the foothills of the Himalayas over million of years formed this fertile plain. मैंने आपको बताया ना कि जब रिवर चलती है तो बड़े बोल्डर्स को वो सबसे पहले छोड़ती है, जहाँ ढलान थोड़ी सी कम हो जाएगी ना ऊपर से तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं, वो सब कुछ अपने साथ ले जा रही है क्योंकि उसमें स्पीड है, वो यूथफुल है, यंग है रिवर, तो वो सब कुछ अपने साथ ले जा रही है। लेकिन जब थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आएगी तो बड़े बोल्डर्स को वो आगे नहीं ले जा पा रही, तो सबसे पहले उसे छोड़ती है। उसके बाद जब और ज़मीन सतह और यूनिफॉर्म हो गई है तो और छोटे छोटे बोल्डर्स को भी उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जो आपका फर्टाइल सॉइल है ना, एलुवियम, वो डिपॉजिट करती है नदियाँ आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन वाली जो बेल्ट है। उस बेल्ट में यहाँ इसके ये माउंटेन्स है ना, इसके नीचे की जो बेल्ट है सारी नदियों ने, क्योंकि स्लोप देखो कितनी कम हो गई है, यहाँ तो पूरी स्टीप स्लोप है, यहाँ पे स्लोप कम हो गई है, तो वो सारा जो फाइन एलुवियम है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है नदियाँ, और मेन नदियाँ हैं यहाँ पर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इज इट क्लियर? तो इनकी वजह से आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन जो है वो फॉर्म हुआ है। इट स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रहता है। द प्लेन इज बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफी, इसकी भी लेंथ हिमालयाज की तरह इसकी भी लेंथ 2400 किलोमीटर की ही है, जबकि इसकी ब्रेड्थ जो है वो 240 से 320 किलोमीटर की उसकी विड्थ वेरी करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 240 टू 320 किलोमीटर उसकी ब्रेड्थ जो है वो वेरी करती है, राइट। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको इसी बेल्ट में मिलेगी। इज इट क्लियर? वेस्ट बंगाल की बात कर लो, चाहे बिहार की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, ये आपका सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वो इस वजह से क्योंकि ये सबसे फेवरेबल फिजिकल फीचर है, ना तो माउंटेन्स में रह पाना आसान है, ना ही मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू में एज सच मुश्किल नहीं है रह पाना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, लेकिन फर्टाइल नहीं है ना, तो एग्रीकल्चर वहाँ पर नहीं हो पाता। दूसरा आप देखोगे कि दिल्ली एनसीआर रीजन की वजह से भी सब लोग यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इस एरिया को ग्रो करने के लिए। तो चाहे अर्बन फॉर्म में कहो चाहे रूरल फॉर्म में कहो, आपको दोनों ही तरह की पॉपुलेशन यहाँ पर डेंसली देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है इस बेल्ट का मेन ऑक्यूपेशन है। इज इट क्लियर? With the rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. Alluvial soil है, perennial source of river है, throughout the year वो नदियाँ बहती रहती है और इस एरिया को रिच बना रही हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए भी यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। The rivers coming from the northern mountains are involved in depositional work. मैंने पहले बताया आपको कि जब स्टीप स्लोप है तो रिवर जो है कटिंग वर्क ज़्यादा करती है। कटिंग मतलब पत्थरों को, चट्टानों को काट रही है, सेडिमेंट्स बना रही है अपने साथ लेने के लिए, इरोजन ज़्यादा हो रही है, राइट, ब्रेकिंग डाउन ज़्यादा हो रही है। जब आपकी स्लोप यूनिफॉर्म हो गई है तो अब पानी जो है उसकी, रिवर जो है उसकी स्पीड कम हो गई है, पानी फैल जाता है। ऊपर से नदियाँ आप देखोगे नैरो होके बहती है, लेकिन जैसे ही वो प्लेन्स में पहुँचती है वो ब्रॉड हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो यूनिफॉर्म हो गई है और पानी को फैलने का मौका मिल गया है, और यहाँ पे पानी की स्पीड भी कम हो गई है। तो रिवर ने अब कटिंग करने के बजाय जो मटेरियल लाया हुआ है
उसको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है। इसलिए इरोजनल वर्क फर्स्ट मतलब माउंटेनियस रीजन में ज़्यादा होता है और डिपोजिशनल वर्क प्लेन्स में ज़्यादा होता है, राइट। In the lower course, due to the gentle slope and velocity of the river decreases, which results in the formation of the riverine island. अब riverine islands क्या होते हैं? माजुली आइलैंड है, ब्रह्मपुत्रा नदी में जो बनता है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, माजुली आइलैंड। लेकिन ये रिवराइन आइलैंड्स बनते कैसे हैं? रिवराइन आइलैंड्स देखो, इसको हम समझेंगे कि वही बात है, बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि रिवराइन आइलैंड्स किस तरीके से बनते हैं। सेम चीज़ है, थोड़ा सा बस उसको स्पेसिफिकली समझाएंगे। ये माउंटेन्स है आपकी, राइट। माउंटेन्स से जब नदियाँ नीचे आ रही है तो बहुत स्पीडीली आ रही है और इस एरिया को काटती हुई अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर आ रही है। तो आपका जो माउंटेनियस टोपोग्राफी है वहाँ पे कटिंग वर्क रिवर का ज़्यादा रहता है, इरोजनल वर्क ज़्यादा रहता है। लेकिन जब यही रिवर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुँचती है तो अब आप देखोगे ये नदी जो है ऐसे नहीं बहेगी, अब ये नदी इस तरीके से बह रही है। इज इट क्लियर? तो जितना मटेरियल वो अपने साथ लाई है, बड़े बड़े बोल्डर्स को तो वो पीछे छोड़ देती है, बड़े बोल्डर्स ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका फाइनेस्ट एलुवियल जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ रिवर है ये, सेकेंड स्टेज ऑफ रिवर में रिवर डेपोजिशनल वर्क करती है। तो नदी, जैसे ये नदी बह रही है ना बीच में, ये नदी है, सपोज ये नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं है, नदी बह रही है हमारी, ठीक है। ये नदी जो बह रही है, अब इसमें सेडिमेंट्स जो हैं इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली नदी के बीच में ही एक आइलैंड बन जाएगा। इसे कहा जाता है रिवाइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड। ब्रह्मपुत्रा नदी में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो माजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा नदी में। इज इट क्लियर? रिवर के बीच में डेपोजिशन के कारण बनने वाला आइलैंड उसे कहा जाता है रिवराइन आइलैंड। क्लियर? देन अब हम देखते हैं डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स किस तरीके से बने आपको वो भी समझ में आ गया। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, एलुवियल सॉइल है, यहाँ पर रिवर डेपोजिशनल वर्क करती है यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पे बहुत फर्टाइल और रिच सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स रिवर पहाड़ों से लेकर आती है उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, जिस वजह से ये एग्रीकल्चरली बहुत रिच है। यहाँ पे ये फिजियोग्राफी एक ऐसा फीचर है जहाँ पे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? डिवीजन देख लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। पंजाब वाला जो एरिया है, जो पंजाब में प्लेन पोर्शन पड़ता है, उसको कहते हैं पंजाब प्लेन। जो गंगा नदी जहाँ बहती है, जैसे ये है ना आपका, यहाँ पे निकल के आ रही है गंगा अपने उत्तराखंड वाले पोर्शन से और इस तरीके से बह रही है, तो इस एरिया को कहेंगे गंगा प्लेन्स। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर वाला एरिया है उसे कहेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये भी रीजनल बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जो पार्ट जिस प्लेन का जिस स्टेट में पड़ता है उसी नाम से उसे जाना जाता है। क्लियर? देन एक बार डिविजन्स ऑफ प्लेन को हम डिटेल में अभी करेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। मैंने आपको बता दिया है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। The western part of the northern plain is referred to as Punjab Plains. Formed by the Indus and its tributaries, the large part of this plain lies in Pakistan. Indus and its tributaries, the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj originate in Himalayas. हिमालय से निकलती हैं और वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं और फिर अपने आप को ड्रेन कर लेती हैं अरेबियन सी में, इंडस के साथ मिलकर अरेबियन सी में अपने आप को ड्रेन कर लेती हैं। क्लियर? दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। अब आप देखोगे पंजाब वाला जो एरिया ना उसको दोआबा कहा जाता है। हर रिवर के बीच में जो लैंड पड़ती है उसको दोआब कहा जाता है। मीन्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर, द लैंड दैट लाइज बिटवीन
कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे मिल रही है, आप देखो यहाँ पे दो नदियाँ मिल रही है ना, इस तरीके से दो नदियाँ मिल रही है, ये जो जमीन का टुकड़ा है दो नदियों के बीच में, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये वाला, इसे कहा जाता है द्वाब। द्वाब मीन्स, आब मीन्स पानी, दो मीन्स टू, तो दो नदियों के बीच में जो लैंड है, जहाँ जिस लैंड पे सेटलमेंट हो सकती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, उन्हें कहा जाता है द्वाबा। इज इट क्लियर? ऐसे बहुत सारे द्वाब हैं जो पंजाब में आपको देखने को मिलेंगे। सतलुज और चेनाब के बीच में द्वाबा बनता है, जज द्वाब। देन रावी और मुझे याद नहीं है, व्हेन आई वाज इन पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर माय ग्रेजुएशन, तब हमने पंजाब की जो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तब हमने ये सब कुछ किए थे, तो वहाँ उस पूरे पंजाब वाले एरिया को जो है द्वाबा के नाम से, माझा एंड द्वाबा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो द्वाब बेसिकली क्या होता है? द लैंड एरिया दैट लाइज बिटवीन कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। दो नदियाँ आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ये यहाँ पे मिल गई। अब ये जो एरिया है इसमें ज़मीन है, यहाँ रह सकते हैं लोग, इन्हें द्वाब्स कहा जाता है। तो पंजाब में आपको ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जो द्वाब देखने को मिलते हैं वहाँ पर, राइट? द गंगा प्लेन्स, फर्स्ट डिमार्केशन क्लियर हो गया, पंजाब प्लेन। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता। घग्गर जो है वो एक लोकल नदी है, वहाँ पर अम्बाला से जो है ये नदी बहती हुई निकलती है और हिमाचल से ये नदी आती है। तो अम्बाला में जो है ये वाटर डिवाइड बनाती है। वाटर डिवाइड क्या होता है वो हम ड्रेनेज में पढ़ेंगे, अभी नहीं उस टॉपिक को उठाना है, बहुत लंबा हो जाता है टॉपिक। तो घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो पार्ट गंगा रिवर कवर करती है उसे गंगा प्लेन कहा जाता है। It is spread over North India in Haryana, Delhi, UP, Bihar, partially in Jharkhand and West Bengal. In the east, particularly in Assam, lies the Brahmaputra plain. और असम हिमालयाज वाला जो एरिया कवर करती है, ब्रह्मपुत्रा नदी वाला एरिया जो है उसे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहा जाता है। आई होप समझ में आ रहा है, क्लियर? देन the northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. क्या आपको ऐसा लगता है? देखो, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो दो लेवल पे पढ़ते हैं, मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे तो हम इसको नॉर्दर्न प्लेन्स कह रहे हैं और हमने ये मान लिया कि प्लेन्स मतलब बिल्कुल सीधी ज़मीन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पर भी ज़मीन में वेरिएशन नहीं आ रही है? अब आप अगर रीजनल स्टडी करोगे तो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी कि सारा एरिया टोटली प्लेन नहीं है। माइक्रो लेवल पे जब आप पढ़ने को उतरोगे उसको तो आप देखोगे कि रीजनली तो बहुत वेरिएशन देखने को मिल रही है। इज इट क्लियर? तो ये सच नहीं है। These vast plains also have diverse relief feature. According to the variation in the relief feature, northern plains can be divided into 4 regions. अब ये 4 regions मतलब कि पूरा का पूरा एरिया जो है एक जैसा समतल नहीं है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, क्लियर? लेकिन ये 4 रीजन्स जो अब हम डिवीजन पढ़ने वाले हैं वो भी बनते हैं नदियों के फ्लो की वजह से ही। इज इट क्लियर? जो रिवर जो है, जो रिवर की एक्टिविटीज़ होंगी ना, उसकी वजह से ये 4 रीजन्स जो हैं बनेंगे, जिन्हें कहा जाता है भाबर, तराई, खादर एंड बांगर। इज इट क्लियर? भाबर, तराई, खादर एंड बांगर। अब जो बहुत बड़ी चट्टानों जैसे पत्थर थे जो पानी अपने साथ लाया उसे तो ऊपर छोड़ दिया, लेकिन कुछ कंकड़ पत्थर तो अभी भी पानी में बह रहे हैं ना। तो जो सबसे पहली बेल्ट है जिसे भब्बर कहा जाता है, ये हम बाद में रीड करेंगे, पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, राइट? ये देखिए, इसको हम बाद में वाइट बोर्ड पे भी बनाएंगे। अब देखिए ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स से जो बड़े बड़े बोल्डर्स थे वो तो माउंटेन्स में ही बड़े बड़े, आपने देखा ना नदी बहती है तो उसमें कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं जिसपे हम बैठ भी जाते हैं कई बार नदी के बीच में, और कई बार बह भी जाते हैं बहुत सारे लोग, राइट? गॉड फॉरबिड, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए नदी के बीच में कभी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो नदी आपको दूर से दिख रही है ना कि आप बड़े ईजीली उसमें जा सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी का फ्लो कहीं का कहीं
1 मिनट में इंसान को ले जा सकता है, क्लियर। लेकिन आप जब घूमने जाते होगे, कुल्लू मनाली की तरफ जाते हो या लाहौल स्पीति की तरफ जाते हो, तो आपने देखा कितने बड़े बड़े पत्थर जो है पानी नदी के बीच में छोड़ देता है, और इमेजिन करो उन पत्थरों को पानी ही लेकर आया है। इज इट क्लियर? लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो अभी कुछ एक पत्थर आपने देखा नदी के किनारे पर पड़े रहते हैं, जो आप हाथ में भी उठा सकते हो, और उन पत्थरों को आप देखोगे बड़े वेल पॉलिश्ड से पत्थर होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि आप किसी ने उसको हथौड़े छेनी से इतना फर्निश किया है। लेकिन वो काम भी आप इमेजिन करो पानी ने ही किया है। बहता हुआ पानी कितना स्ट्रॉन्ग एजेंट है। इज इट क्लियर? तो वो जो पत्थर डिपॉजिट होते हैं, ये हिमालय से, माउंटेन से निकलने के बाद सबसे पहले जो है छोटे बोल्डर्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। इसे कहा जाता है भाबर, राइट। इसका स्पेसिफिक फीचर है कि जब यहां से नदी निकलती है ना, तो पत्थरों के बीच में गायब हो जाती है। द रिवर डिसअपियर्स इन दिस रीजन, यहां पर नदी गायब हो जाती है, क्लियर। उसके बाद अब जब नदी आगे बहती जा रही है, अब बड़े पत्थर तो उसने यहाँ छोड़ दिए, अपने साथ जो फाइन मटेरियल होगा ना, उसको वो आगे यहाँ पर डिपॉजिट करेगी। इस रीजन को कहते हैं तेराई। ये होता है तेराई, और इसका जो स्पेसिफिक फीचर है वो है मार्शेस। यहाँ पे दलदली जमीन बन जाती है, क्योंकि अचानक से आप देखो जो रिवर गायब हो गई थी ना, वो अब इस रीजन में दोबारा से रीअपियर होना शुरू हो जाएगी, दोबारा से दिखना शुरू हो जाएगी। इससे यहाँ पर आपको मार्शेस नजर आएंगे, दलदली जमीन। मार्शेस आपने देखा मैनग्रोव ट्रीज उगते हैं मार्शी एरिया में, क्लियर। मैनग्रोव ट्रीज कौन से होते हैं? जिन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो पानी से बाहर निकली होती है ना, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते वो ट्री, और बड़े बड़े बहुत फैलाव वाले वेजिटेशन होती है, ट्रीज होती हैं, दलदल में पानी के बीच में उगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि पानी जड़ों को जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए उनकी जो एरियल रूट्स है, जो उनकी रूट्स है, वो पानी से बाहर, स्वैम्प से बाहर निकल जाती है, जिन्हें कि टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है, क्लियर। तो वो आपको इस मार्शी एरिया में नजर आएगा। अब जब हम आगे जा रहे हैं तो अभी और ज़्यादा जो बिल्कुल फाइनेस्ट मिट्टी है, सिल्ट है, वो तो रह गया। आपने कभी देखा नदी के किनारे बिल्कुल बैंक्स जो बने होते हैं, जैसे नदी फ्लो कर रही है, जिस बॉर्डर के बीच में नदी फ्लो कर रही होती है, उसके बैंक्स की अगर आप मिट्टी उठाओगे तो बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। उन्हें कहा जाता है खादर एंड बांगर, दैट मीन्स न्यूअर एंड ओल्डर एलुवियम। जो ओल्डर एलुवियम होता है वो आपको मिलेगा बैंक्स, जैसे ये नदी रिवर के बैंक्स है ना, वो आपको मिलेगा दूर, ओल्डर एलुवियम, जो कि काफ़ी पहले डिपॉजिट किया था नदी ने। लेकिन जो रिवर के बिल्कुल पास वाले बैंक्स होंगे वहाँ पर मिलेगा आपको न्यूअर एलुवियम, मतलब फ्रेश एलुवियम। क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास पे रिवर जब ओवरफ्लो करती है तो जितनी बार ओवरफ्लो करेगी वहाँ पर मिट्टी को छोड़ देगी। तो जो रिवर के बिल्कुल पास वाली मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, न्यूअर एलुवियम। थोड़ा सा आप दूर जाओगे तो वो होगा आपका ओल्डर एलुवियम, जिसे कि खादर एंड बांगर बोला जाता है। तो ये डिवीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स के, बाबर दिस एरिया, तेराई दिस एरिया, बांगर दिस एरिया, एंड खादर, ओल्डर एंड न्यूअर एलुवियम, राइट। बांगर और खादर में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, अभी थ्योरी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। अब बाबर की क्या स्पेसिफिक फीचर है? यहाँ पे स्ट्रीम जो है, रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तेराई में वही नदी फिर से रीओरिजिनेट हो जाती है, दोबारा से सरफेस के ऊपर आ जाती है और दलदल बनती है यहाँ पर। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। Northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from the mountain, deposit pebbles in the narrow belt about 8 to 16 किलोमीटर की विड्थ होती है, जो कि स्लोप्स के पैरेलली फ्लो करती है जैसे शिवालिक्स, और उसे कहा जाता है भाबर। All the streams disappear in the भाबर region. भाबर region में सारी की सारी जो streams है वो disappear हो जाती है। Clear? Then साउथ ऑफ दिस बेल्ट, ये आपका भाबर था, यहाँ पे भाबर बन रहा है। इसके बाद इसके नीचे साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्जेस, दोबारा से आ गई है, एंड क्रिएट वेट
स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन्स, जिनको तराई कहा जाता है। स्वैम्पी दलदली जमीन, तराई रीजन जिन्हें कहा जाता है। दिस वॉज द थिकली फॉरेस्टेड रीजन full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land to settle the migrants from the Pakistan. This is not important here. Then the largest part of the northern plain is formed by the older alluvium. It lies above the floodplains of the rivers and present the terrace-like feature. This part is known as Bangar, right? So older alluvium, OB, older alluvium means Bangar, means जो पुराना डिपोजिशन है एलुवियल सॉइल का, जो नदी के बैंक्स से दूर हुआ है, उसे कहा जाता है ओल्डर एलुवियम या फिर बांगर। और जो खादर है वो बिल्कुल नदी के बैंक्स के पास में होगा, क्योंकि नदी का पानी वहाँ तक अक्सर जा रहा है ना बार बार, तो वो होगा आपका न्यूअर एलुवियम खादर। The newer, younger deposits of the flood plains are called khadar. They are renewed almost every year. तो जो आपका खादर है वो हर साल उसको नया सॉइल वहाँ पे डिपॉजिट होता है। लेकिन जो बांगर है ना, बांगर का सॉइल रिप्लेनिश होता है जब फ्लड्स आते हैं, क्योंकि नदी का पानी जब अपने नॉर्मल पैसेज से बाहर चला जाएगा ना, तभी वो अपने साथ और एलुवियम दूर तक छोड़ कर आएगा। तो फिर जो आपका ओल्डर एलुवियम है वो रिप्लेनिश होता है जब फ्लड्स आते हैं, और जो आपका न्यूअर एलुवियम है वो ऑलमोस्ट हर टाइम रिन्यू हो रहा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू ओल्डर एलुवियम। समझ आ गई आपको बात? एंड देन दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड थ्रू द टॉपिक। सो दिस वाज एंड ऑफ आवर 2 फिजिकल फीचर्स। पूरी डिटेल में हमने लिया है, आई थिंक कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, और यस ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद भी आया हो, समझ भी आया हो। कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर यूज़ किया करें। एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टिल वी मीट अगेन। आगे के 2 फीचर्स हम पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में करेंगे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।